तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमारे लिए क्या है। सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न इन 1817 1828। तो सर सैयद अहमद खान जो हैं वो कब पैदा हुए, 1817 में या फिर 1827 में। एक बात याद रखिएगा कि गुज़िश्ता चंद वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी जो है हमने तरीक़ेकार जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ है कि इससे पहले जो है आप जो स्लाइड देख रहे होते थे, जैसे आपके सामने ये स्लाइड है, सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न इन तो 1817 और 1827, तो उसके ऊपर ही जो है दुरुस्त जवाब को जो है वो हाईलाइट किया गया होता था। तो जैसे ही आप देखते थे तो आपको फ़ौरन जो है वो पता चल जाता था। लेकिन आप उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो कुछ सोचता नहीं है या अपनी मेमोरी को जो है वो रिकॉल नहीं करता था, तो फिर उसको बदला गया है। अब यह है कि आपके सामने जो स्लाइड आएगी तो उस स्लाइड जो है वो इस बारे में खामोश होगी, साइलेंट होगी कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। तो वो ख़ुद आपने जो है वो अपनी मेमोरी को रिकॉल करना है, ख़ुद सोचना है और चंद सेकंड के अंदर जो है आपने वो जवाब जो है वो आपने लिखना होता है। तो आप जवाब अपने पास लिख लेंगे और ज़्यादा बेहतर यह है कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर ही उसको कंपोज कर लें और फिर विद इन सेकेंड्स जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आपका जो उसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो भी मिल जाएगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जो है वो लिखने की आदत भी पड़ जाएगी, कंपोजिंग में आपकी बेहतरी होगी और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके रिकॉर्ड में चीज़ें आ जाती हैं और जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारी याददाश्त का जो है वो हिस्सा भी बन जाती है, तो वो तादेर जो है वो हमारे ज़हन में जो है वो फिर महफूज रहती है। तो आइए देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न इन कब पैदा हुए। तो दुरुस्त जवाब इसका है 1817। तो सर सैयद अहमद खान जो हैं वो 1817 को पैदा हुए। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल जो है वो 1898 को हुआ। सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न इन 1817 एंड ही डाइड इन 1898। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डायरकी। ये एक टर्म है जो पॉलिटिकल साइंस में इस्तेमाल की जाती है। डायरकी क्या है, व्हाट इज़ डायरकी? गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सनस। देयर आर टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी, यानी अक्सरियत की हुकूमत को डायरकी कहा जाता है, और या फिर गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सनस, या दो लोगों की जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो डायरकी कहा जाता है। तो आप देखिए कि आपके जहन में क्या जवाब आता है। व्हाट इज़ डायरकी, गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सनस। मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ रहे होते हैं फ्राम 1857 टू 1947 का जो इरा पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, तो उन दोनों के अंदर जो है ये टर्म जो है इस्तेमाल की गई है। तो आप उसको ज़हन में रखिएगा कि डायरकी क्या है। द करेक्ट आंसर इज़, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा और इसको आपने यूट्यूब चैनल पर कंपोज भी किया होगा। द गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सनस, द गवर्नमेंट ऑफ टू पर्सनस इज कॉल्ड डायरकी सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो। प्लेटो जो है जो एक एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र है, ही इज़ ए ग्रेट फ़िलासफ़र, और उसका रियल नेम क्या था? एरिस्टोटल और एरिस्टॉकल्स। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो? प्लेटो कौन है? प्लेटो एक कदीम यूनानी मुफक्कर है और सुक्रेटिस का ये शागिर्द है, और फिर इसका एरिस्टोटल के साथ भी इसका तल्लुक़ है और ये एरिस्टोटल का उस्ताद है। तो प्लेटो जो है उसका शुमार अज़ीम फ़लसफ़ियों में होता है, अज़ीम सियासी मुफ़क्किरीन में होता है। तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो? तो देयर आर टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ एरिस्टोटल एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ एरिस्टॉकल्स। तो देखिए कि दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिलती जुलती है, उसमें स्पेलिंग का भी बहुत कम फ़र्क है, तो कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होती है। और आम तौर पे हम प्लेटो को प्लेटो के नाम से जानते हैं या फिर उर्दू ज़ुबान में जो है उसे अफलातून के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि प्लेटो का जो असल नाम है वो एरिस्टॉकल्स है। सेकंड ऑप्शन इसमें इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे एरिस्टॉकल्स। तो जो प्लेटो का जो उस्ताद था सुक्रेटिस यानी सुकरात,
तो सुकरात जो है वो अपने इस शागिर्द को यानी अपने इस स्टूडेंट को यानी प्लेटो को जो है वो उसको प्यार से जो है वो प्लेटो का नाम देते थे। तो इस तरह जो है वो एरिस्टाकल्स जो था वो प्लेटो के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि उसके उस्ताद ने उसको ये नाम दिया था, उसके टीचर ने उसको नाम दिया था। और बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो। तो ये हम जानते हैं, ये मैंने आपको बता भी दिया है कि उसका असल नाम क्या था, एरिस्टाकल्स। याद रखिएगा, बहुत अहम है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ प्लेटो, एंड द रियल नेम ऑफ प्लेटो वाज एरिस्टाकल्स। नेक्स्ट है द बुक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म इज़ रिटन बाय, बहुत मशहूर किताब है द बुक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म इज़ रिटन बाय एडवर्ड साइद, अल्लामा इकबाल। तो द बुक का नाम है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। तो उसका राइटर कौन है, किसने ये लिखी है? देयर आर टू ऑप्शंस अबाउट दिस स्टेटमेंट, एडवर्ड साइद एंड अल्लामा इकबाल। द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड साइद। तो द बुक कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म इज रिटन बाय एडवर्ड साइद। हाँ, नेक्स्ट है लोक सभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड यूएसए कांग्रेस। लोक सभा इज द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट और यूएसए कांग्रेस। तो जो लोक सभा है वो किस पार्लियामेंट का लोअर हाउस है? लोकसभा दुनिया की किस पार्लियामेंट का लोअर हाउस है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस है या फिर ये यूएसए कांग्रेस का लोअर हाउस है। तो आप इसको फौरी तौर पे नोट कर लीजिएगा, इसको कंपोज करें यूएस के चैनल के ऊपर। और नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। द करेक्ट आंसर इज इंडियन पार्लियामेंट। तो लोकसभा जो है डेट इज़ द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है डेट इज़ बाई कैमरल पार्लियामेंट, इसके दो ईवान हैं। और द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड राज्यसभा एंड द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड लोकसभा। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है बुनियादी तौर पे बाई कैमरल है, उसका जो ईवान बाला है वो राज्यसभा कहलाता है, एंड द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा। द नेक्स्ट इज थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलेटरल बाइलेटरल। थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज यूनिलेटरल बाइलेटरल। तो थॉमस हॉब्स जो है ये एक वेस्टर्न फिलासफर है जिसका शुमार जो है वो सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट मुफक्रीन में होता है। तीन बड़े सियासी मुफक्रीन हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है और रूसो है। तो इन तीन मुफक्रीन जो हैं इनको सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट भी कहा जाता है। तो थॉमस हॉब्स ने जो अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो फ़लसफ़ा पेश किया है तो उसमें वो यूनिलेटरल की बात करता है या बाईलेटरल की बात करता है, तो वो यूनिलेटरल की बात करता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, यूनिलेटरल, यानी वो सिर्फ एक एक तरफा एक मुद्दे की बात करता है, तो उसमें वो दूसरे को जो है वो फ्री को शामिल नहीं करता। नेक्स्ट है व्हेन वाज द एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेड in London? When was the Amnesty International founded in London? कि Amnesty International एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है। Amnesty International जो है तो उसका क़याम कब अमल में लाया गया? There are two options, 1961, 1981 के Amnesty International जो है उसका क़याम जो है वो 1961 में या फिर 1981 को अमल में लाया गया। तो आपने बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है। तो आप फौरी तौर पे उसको जो है वो चैनल पर के ऊपर कमेंट्स के अंदर लिख दिया करें, और बाद में आपको काउंटिंग करने में भी आसानी होती है कि आपके जवाब कितने दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं। तो देखते हैं क्या इसका दुरुस्त जवाब है। 1961 एमनेस्टी इंटरनेशनल वाज फाउंडेड इन 1961 इन लंदन। तो लंदन में जो है इसका हेड ऑफिस है और ये
1961 में जो है इसका क़याम जो था वो अमल में आया। द नेक्स्ट MCQ इज विच लिबरल थिंकर एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी। ग्रेटेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा खुशी ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशी प्लेजर जो है वो होना चाहिए। इट मीन्स कि रियासत जो है जब कोई कानून बनाती है, जब कोई असूल और ज़ाब्ता बनाती है, जब किसी कानून की मंजूरी देती है तो उसे ऐसे कवानीन को तरजीह देनी चाहिए जिसके पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी जो है वो हासिल हो सके। तो बताना आपने ये है, द क्वेश्चन इज दिस, विच लिबरल थिंकर एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ। कौन सा सियासी मुफक्कर है जो लिबरल सियासी मुफक्कर, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच लिबरल थिंकर एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा सियासी मुफक्कर जो है, लिबरल सियासी मुफक्कर जो है वो इस असूल की वकालत करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुशी जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। रियासत को सिर्फ ऐसे कवानीन ही बनाने चाहिए। इसका मैंने जवाब यहाँ पे नहीं लिखा, बहुत मशहूर है और अक्सर ये पेपर के अंदर आता है। मुझे ये था कि आपको ज़रूर इसका इल्म होगा तो मैंने इसलिए इसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे। तो देखें आपका गैस कहाँ तक जाता है और आपकी जो याददाश्त है कहाँ तक है, आपका जो आपने जो स्टडी किया हुआ है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज़, आपने नोट कर लिया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ जर्मी बेंथम। इसमें दो बातें जो है वो पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जर्मी बेंथम जो है ही इज़ लिबरल थिंकर, ही याद रखना है आपने, बहुत अहम बात है। जर्मी बेंथम इज़ अ लिबरल थिंकर, तो वो लिबरल थिंकर है। और दूसरा ये है कि उसका जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि रियासत जब कानून साजी करती है तो उसको चाहिए कि वो ऐसी कानून साजी करे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये स्टेटमेंट है जर्मी बेंथम की है एंड ही इज़ लिबरल थिंकर। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ट्रीटी साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द 1965 वार। नेम ऑफ द ट्रीटी, उस मुआहदे का क्या नाम है, साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द 1965 वार। 1965 की जंग के बाद जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 में जंग लड़ी गई, तो उस जंग के इख्तिताम पर जो है, उस जंग के ख़ात्मे पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रीटी हुआ, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ट्रीटी। तो आपने बताना है कि उस ट्रीटी का नाम क्या था। तो गैस कीजिएगा जो है पाकिस्तान जो है उसने भारत के साथ कौन सा मुआहदा किया था, कौन सा किस ट्रीटी के ऊपर साइन किया था। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो ट्रीटी हुआ ये इन दोनों मुल्कों में नहीं हुआ था, यानी इसमें ना तो ये ट्रीटी पाकिस्तान के अंदर हुआ और ना ही ये भारत के अंदर हुआ। यानी इस ट्रीटी का मेज़बान जो है, होस्ट मुल्क, ना तो पाकिस्तान बन सका और ना ही इंडिया बन सका था, तो कोई तीसरा मुल्क था। तो आप गैस कीजिएगा कि वो तीसरा मुल्क कौन है जिसने इन दोनों मुल्कों को जो है ये मौका फराहम किया और अपना एक प्लेटफार्म दिया कि आएँ मिलकर बैठें और अपने बाहमी तनाज़ात को आप पुरअमन तरीके से हल करें। तो किस मुल्क ने जो है उन्हें ये ऑफ़र की और उसमें क्या नतीजा निकला, देखिएगा। व्हाट इज़ नेम ऑफ द ट्रीटी साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द 1965 वार। तो ये दो ऑप्शन थे, दो क्वेश्चन हैं जिनका मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे। ताशकंद ट्रीटी हुआ, ये रशिया के अंदर हुआ था, USSR में हुआ। और 1966 में इन 1966 द ताशकंद ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एट ताशकंद जो है वो रशिया में है, USSR में है। और पाकिस्तान की तरफ से जो है इस मुआहदे के ऊपर अयूब खान ने साइन किए और इंडिया की तरफ से इस मुआहदे पर लाल बहादुर शास्त्री ने जो थे वो साइन किए थे। और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उस वक्त इंडिया के वज़ीर आज़म थे और अयूब खान जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट थे। तो दिलचस्प बात यह है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि जब इस मुआहदे के ऊपर साइन हो गए तो उसी रात जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है उन्हें दिल का दौरा पड़ा
और उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह जो है लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो इस मुआहदे के बाद जो है वो ज़िंदा ना रह सके। और अयूब खान के हवाले से जो है ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहदे के बाद ही उनके ख़िलाफ़ तहरीक चली थी, और फिर वो तहरीक आखिरकार जो है अयूब खान की हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बन गई थी। तो इस ट्रीटी के अंदर जो है इसके बाद जो है जो दोनों मुल्कों की सूरत हाल जो थी वो तब्दील होती हुई नज़र आती है। द नेक्स्ट MCQ इज़ द रेड क्रॉस वाज फाउंडेड इन। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO भी कहा जा सकता है इसको। रेड क्रॉस वाज फाउंडेड इन 1860, 1850, 1860। तो 1860 दो बार ऑप्शन आ गया है, चलें खैर कोई बात नहीं है। तो आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, 1860 और 1850। तो इन दोनों में से जो है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, तो आगे देखते हैं। यकीनन आपने नोट कर लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। 1860 रेड क्रॉस जो है वो 1860 में जो है उसका क़याम अमल में लाया गया था। रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस बेसिकली क्या है? रेड क्रॉस एक ऐसी तंजीम है जो जंग के दौरान जो मुतासरीन होते हैं, जो जंग के दौरान जो सिविलियन आबादी मुतासर होती है, उनकी बहाली के लिए जो है काम करती है, और उनको तिब्बी इमदाद, जंग के दौरान जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं ये उनको तिब्बी इमदाद जो है फर्स्ट एड फ्राहम करती है। तो गोया ये एक जो है ऐसी तंजीम है जो दौरान जंग, सिर्फ दौरान जंग ही नहीं, दीगर जो कुदरती आफात होती हैं, जैसे ज़लज़ले से मुतासरीन लोग होते हैं, सैलाब से मुतासरीन लोग होते हैं, किसी भी कुदरती आफत की वजह से जो है जब लोग मुतासर होते हैं तो ये तंजीम जो है उन्हें भरपूर मदद जो है वो फ्राहम करती है। एक बहुत अहम बात इसी वाले से है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ ये तंजीम रेड क्रॉस के नाम से जानी जाती है, और जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ इस तंजीम का नाम जो है वो हलाल अहमर है। हलाल अहमर, हलाल पहली रात का जो चांद होता है उसको हलाल कहते हैं। तो मुस्लिम ममालिक के अंदर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड हलाल अहमर, एंड इन द यूरोपियन कंट्रीज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड रेड क्रॉस। तो ये भी बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है विच आर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ए चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जेक्टिव। तो कौन सा निज़ाम हुकूमत है जिसमें हुकूमत का जो शोबा है जो एग्जेक्टिव कहलाता है उसके ऊपर कोई चेक रखा जाता है, यानी उसको कंट्रोल करने का अख्तियार किसके पास होता है? विच आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर 3 आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर 3 आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज legislature. The second organ of the government is called executive, and the third organ of the government is called judiciary. तो गवर्नमेंट जो है उसके 3 जो है वो शोबे होते हैं, एग्जेक्टिव जुडिशरी। द फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो हर गवर्नमेंट जो है चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल हो, या उसकी कोई भी नौयत हो, तो वो 3 बुनियादी अदारों पर मुश्तमिल होती है, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो सवाल ये है विच आर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ए चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जेक्टिव। तो हुकूमत का कौन सा शोबा जो है वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल करता है, उसकी निगरानी करता है, या उसकी देखभाल करता है, कहीं इख्तियार से तजावुज़ तो नहीं कर रहा। तो देयर आर 2 ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज लेजिस्लेचर एंड द सेकंड ऑप्शन इज जुडिशरी। तो कौन सा शोबा जो है वो बरह रास्त से निगरानी करता है, और कौन से निज़ाम हुकूमत में जो है वो ऐसा मुमकिन होता है? तो देखते हैं लेजिस्लेचर। तो ये भी याद रखिएगा कि लेजिस्लेचर जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो लेजिस्लेचर होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो एग्जेक्टिव की निगरानी करती है। जैसे वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होता है, और उसके वज़रा जो हैं वो भी पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। और अगर पार्लियामेंट जो है उससे मुतमिन ना हो, और पार्लियामेंट ये समझती हो कि वज़ीर आज़म की कारकर्दगी ठीक नहीं है और वज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं है, तो वो नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करके, यानी थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस,
तो उन्हें मुकर्रर वक़्त से पहले बरतरफ जो है वो किया जा सकता है। तो ये पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो है वो बरह रास्त जो लेजिस्लेचर होती है वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल कर रही होती है, उसकी निगरानी कर रही होती है। अगरचे एक खसूसियत सदारती निज़ाम में भी पाई जाती है, लेकिन सदारती निज़ाम में इसकी नोयत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो किसी हम नई वीडियो के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट MCQ इज इन विच पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी नॉमिनल। इन विच पॉलिटिकल सिस्टम यानी कौन से सियासी निज़ाम में द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी नॉमिनल। ये देख लीजिएगा, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए द हेड ऑफ द स्टेट, इसमें मिसिंग है थोड़ी सी, एक जो लफ्ज़ है वो मिस है। हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी नॉमिनल, तो स्टेट का लफ्ज़ जो है वो मिसिंग है। तो आपने बताना है कि कौन से सियासी निज़ाम के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसकी हैसियत नॉमिनल होती है, टाइटलर होती है, एंड ही हैज़ नो एक्चुअल पावर्स। तो देयर आर टू ऑप्शंस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कौन से निज़ाम में जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है वो नॉमिनल होता है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है एक हेड ऑफ द स्टेट होता है जो कि प्रेसिडेंट कहलाता है, लेकिन याद रखिएगा कि बरतानिया में जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है ही इज़ कॉल्ड मोनार्क। तो क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो बरतानिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बादशाह है। और पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जो पार्लियामानी निज़ाम पाया जाता है, तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट कहलाता है। और एक कॉमन बात याद रखने वाली ये है कि दुनिया में जहाँ भी पार्लियामानी निज़ाम में हुकूमत हो उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो होगा, चाहे उसको बादशाह कहें, चाहे उसको सदर कह लें, चाहे उसको चांसलर कह दें, तो अगर वो पार्लियामानी निज़ाम है तो ही मस्ट बी नॉमिनल, को वो नॉमिनल होगा, वो रस्मी और बरनाम होगा। और जो एक्चुअल एग्जेक्टिव पावर्स हैं, जो हकीकी इंतज़ामी इख्तियारात हैं, वो वज़ीर आज़म के पास होते हैं। एक कन्फ्यूजन जो है जो अमूमन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो करते रहते हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि पार्लियामानी निज़ाम क्या होता है या सदारती निज़ाम क्या होता है, तो वो एक जुमला बोलते हैं जो वो अमूमन जो है वो गलत होता है। वो कहते हैं जी पार्लियामानी निज़ाम ऐसे निज़ाम को कहते हैं जिसमें तमाम अख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं। और फिर वो कहते हैं जी सदारती निज़ाम वो निज़ाम होता है जिसमें तमाम अख्तियारात सदर के पास होते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जब आप ये कहते हैं कि पार्लियामानी निज़ाम में तमाम अख्तियारात वज़ीर आज़म के पास हैं, तो तमाम अख्तियारात कौन से हैं? हुकूमत के तो 3 तरह के अख्तियारात होते हैं। एक कानून बनाने के अख्तियारात, दूसरे कानून नाफिज करने के अख्तियारात, और तीसरा जो है वो इंसाफ करने के अख्तियारात। और ये तीनों अख्तियारात अलग अलग अदारों के पास होते हैं। तो जो वज़ीर आज़म होता है पार्लियामानी निज़ाम में, उसके पास तमाम इंतज़ामी अख्तियारात होते हैं। यानी जब आप ये कहेंगे कि तमाम अख्तियारात होते हैं तो फिर इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि उसके पास कानून साजी के भी अख्तियारात हैं, उसके पास कानून नाफिज करने के भी और इंसाफ करने के भी, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और ये गलत बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामानी निज़ाम में वज़ीर आज़म की क्या हैसियत होती है, तो आप उसमें बताएंगे कि पार्लियामानी निज़ाम में जो तमाम इंतज़ामी अख्तियारात हैं, जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, वो वज़ीर आज़म जो है वो एक्सरसाइज करता है, और प्रेसिडेंट जो है ही मस्ट बी नॉमिनल। इस तरह जब सदारती निज़ाम के बारे में पूछा जाता है तो आप उसमें आपका जवाब ये होना चाहिए कि सदारती निज़ाम के अंदर जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, यानी उसके पास एग्जेक्टिव पावर है, वो चीफ एग्जेक्टिव है। और सदारती निज़ाम के हवाले से देखिएगा कि सदारती निज़ाम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट है वो एक ही शख्स है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, जबकि पार्लियामानी निज़ाम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए 2 अलग अलग ओहदे जो हैं वो रखे गए हैं। तो आई थिंक कि काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बता दिया। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर जो है इसी मौजू के ऊपर भी बात हो सकती है। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द UNO एजेंसी ऑफ हेल्थ। यानी नीचे जो है वो 2 एब्रीवेशंस हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से पूछा ये क्या है कि इनमें से कौन सा जो अदारा है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, वो यूएनओ का हेल्थ शोबा है, हेल्थ को कंट्रोल करता है। तो WHO या WTO। तो ये बहुत आसान है आज के हवाले से, क्योंकि आजकल चूँकि कोरोना जो है उसके हवाले से बड़े मसाइल हैं, और यूएनओ इसको खुसूसी तौर पे जो है वो कंट्रोल कर रखा है और मुख्तलिफ हदायत जारी करता रहता है और उसकी निगरानी भी कर रखा है। तो यही इदारा जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रखा है। द करेक्ट आंसर इज़ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट है, फॉर व्हाट इज USA प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन मोस्ट फेमस? For what is USA President Woodrow Wilson most famous? Due to his 14th points and due to his brilliant performance. सवाल ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वुडरो विल्सन थे, उनकी वजह शोहरत क्या थी, किस वजह से उनको मकबूलियत हासिल हुई और आलमी सियासत के अंदर वो किस वजह से जाने जाते हैं, या उनकी वजह शोहरत क्या है? तो फॉर व्हाट इज USA प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन मोस्ट फेमस? द फर्स्ट ऑप्शन इज हिज 14th पॉइंट एंड द सेकंड ऑप्शन इज हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। क्या वो अपने 14 नुकात की वजह से मशहूर हुए, या फिर अपनी जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, शानदार जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ USA, या उन्होंने आलमी सियासत के अंदर जो परफॉर्मेंस दी, उस वजह से उनको जो है वो शोहरत हासिल हुई? तो देखिए क्या जवाब है। आप भी इसके ऊपर जो है वो गौर कीजिएगा और फौरी तौर पे नोट कर लीजिएगा, इसको कंपोज कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी हो। आप उसमें जो दुरुस्त जवाब है उसको कंपोज कीजिएगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। 14th पॉइंट में आपको बताता चलूँ कि दुनिया की 2 शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने 14th पॉइंट बयान किए हैं, पेश किए हैं। एक वुडरो विल्सन ने पेश किए हैं, और दूसरा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किए हैं। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 नुकात पेश किए, वो दरअसल हिंदुस्तान की सियासत से मुतल्लक हैं, और उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है जो अपना एजेंडा पेश किया, जो अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और जो उन्होंने मुतालबात किए थे, दे आर कॉल्ड 14 पॉइंट्स ऑफ क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और जो वुडरो विल्सन हैं, उन्होंने भी 14 नुकात पेश किए। तो बेसिकली जो वुडरो विल्सन के 14 नुकात हैं वो अमन के 14 नुकात कहलाते हैं। तो पहली जंग अज़ीम जो है उसकी तबाहकारियाँ जब सामने आई, तो वुडरो विल्सन जो थे उन्होंने जो है वो अमन के 14 नुकात पेश किए, और उन्होंने कोशिश की कि दूसरी आलमगीर जंग से किस तरह बचा जा सकता है, और उसके तहत उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया, जिसे को हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो दरअसल वुडरो विल्सन की कोशिशों से ही वजूद में आई, और वो जो 14th पॉइंट्स थे वुडरो विल्सन के, उसी का ही हिस्सा थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अमेरिका खुद उसका मेंबर ना बन सका। खैर ये बातें लंबी हो जाएंगी, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इन दोनों में से कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है? हिज 14th पॉइंट्स। तो वुडरो विल्सन जो है ही वॉज फेमस ड्यू टू हिज 14th पॉइंट। वो अपने 14 नुकात जो थे, जो उसने अमन के 14 नुकात पेश किए थे, उनकी वजह से उन्हें आलमी सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत जो थी वो हासिल होती है। और एक बहुत अहम पॉइंट मैं इस बारे में डिस्कस करना लगा हूँ कि इंटरनेशनल जब आप पॉलिटिक्स को पढ़ रहे होते हैं, बैनुल अक़वामी सियासत या बैनुल अक़वामी तल्लुकात को जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप 2 स्कूल ऑफ थाट को पढ़ते हैं। उसमें द फर्स्ट स्कूल ऑफ थाट इज़ आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट है, एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट। तो जो वुडरो विल्सन है, वुडरो विल्सन जो है उसका तल्लुक जो है वो आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट के साथ है। नज़रिया मिसालियत पसंदी के जो हामी लोग हैं, वुडरो विल्सन का शुमार आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट में होता है। नज़रिया मिसालियत पसंदी के हामियों में जो है वो उनका शुमार होता है। द नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम इज़ ए स्पीच ऑफ इब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव ए ड्रीम, ये एक स्पीच है
एक स्पीच है जो किसी जो सियासी जद्दोजहद करने वाले जो लोग हैं उसकी स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम इज़ ए स्पीच ऑफ इब्राहिम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग। तो आप देखिएगा कौन सा जवाब दुरुस्त है, ये भी बहुत मशहूर है। ये स्पीच बहुत ज़बरदस्त है, इसको अगर आप स्टडी करेंगे तो आई थिंक यू विल रियली एंजॉय इट, कि आप इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और ये इसमें बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया गया है। आई हैव ए ड्रीम, आप इसका टाइटल देखें, आई हैव ए ड्रीम, तो इसमें देखिए कितनी जान है। और अगर आप इस स्पीच को सुने, ये वीडियो मिल जाती है और इसका टेक्स्ट भी मिल जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त है। यकीनन आपको जो है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू मस्ट रीड इट। तो देखते हैं क्या जवाब इसका है। मार्टिन लूथर किंग, द करेक्ट आंसर इज मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट है, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, पाकिस्तान में जो पहली मरदमशुमारी हुई कब हुई? इन 1947, 1951। द करेक्ट आंसर इज 1951। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी जो है वो कब हुई है? 1951। तो 1951 में जो है पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी का इनाकाद किया गया। द नेक्स्ट MCQ इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड बिटवीन टू कंट्रीज इज, दो मुल्कों के दरमियान, दुनिया के वो कौन से दो मुल्क हैं जिनके दरमियान जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा तवील है? तो उसमें है USA एंड कनाडा, UK एंड फ्रांस। यानी कौन से दो मुल्कों का जो मुश्तरका बॉर्डर है उसकी लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा है? द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड बिटवीन टू कंट्रीज इज़, तो आपने बताना है कि वो दो मुल्क USA एंड कनाडा हैं या फिर UK एंड फ्रांस हैं। द करेक्ट आंसर इज़ USA एंड कनाडा। तो USA और कनाडा का जो बॉर्डर है वो सबसे तवील बॉर्डर जो है वो दुनिया में गिना जाता है। नेक्स्ट है, एन इंटरनेशनल सिस्टम विच वन विद वन सुपर पावर इज कॉल्ड, एन इंटरनेशनल सिस्टम विद वन सुपर पावर इज कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम, बाईपोलर सिस्टम। यानी एक ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो, ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो, व्हाट इज़ कॉल्ड, आपने बताना है कि वो यूनिपोलर सिस्टम कहलाता है और बाईपोलर सिस्टम कहलाता है। यूनिपोलर सिस्टम को उर्दू ज़बान में जो है वो एक कुतबी निज़ाम भी कहते हैं और बाईपोलर निज़ाम को दो कुतबी निज़ाम भी कहा जाता है। एन इंटरनेशनल सिस्टम विद वन सुपर पावर, ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो, क्या कहलाता है? यूनिपोलर, और इसको तो आप गेस भी कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। यूनी का मतलब होता है वन और बाई का मतलब होता है टू, जैसा बाई साइकिल होती है, तो बाई मीन्स टू। यूनिपोलर सिस्टम, बाईपोलर सिस्टम। तो सवाल देखें कि विद वन सुपर पावर, तो द करेक्ट आंसर इज यूनिपोलर सिस्टम। तो ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो, डेट इज कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम। और ए वर्ल्ड international system in which there are two superpowers, that is called bipolar system। तो आजकल जो है इस वक्त जो है जो आलमी निज़ाम है वो यूनिपोलर है। और 1990 से पहले यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद से लेकर 1990 तक का जो दौर है वो जो है वो आलमी निज़ाम जो था वो उसमें बाईपोलर सिस्टम था, दो कुतबी निज़ाम था। दो जो सुपर पावर थी, एक USSR जो है वो बतौर सुपर पावर जो है मौजूद था और दूसरा जो है वो USA बतौर सुपर पावर मौजूद था। तो 1990-91 में जब रशिया जो है वो कोलैप्स कर गया और उसका बतौर सुपर पावर किरदार महदूद हो गया, बहुत कम हो गया, या कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो है दुनिया में एक आलमी ताकत है एंड डैट इज़ USA। तो ये दुनिया की वाहिद सुपर पावर जो है इस वक्त मौजूद है। लेकिन कहा जा रहा है कि अनकरीब जो है चाइना और रशिया और एक दो और मुल्क जो हैं वो इस दौर में शामिल हैं और अनकरीब जो है जो आलमी निज़ाम है वो फिर जो है वो उसकी नोयत बदल जाएगी। तो देखते हैं कि ये बाईपोलर सिस्टम की तरफ जाता है या फिर मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जाता है। नेक्स्ट है, विच सार्क कंट्री हैज़ लार्जेस्ट लिटरेसी रेट। तो जो सार्क मालिक हैं, जो जनूबी एशिया के मालिक हैं, उनमें कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका लिटरेसी रेट जो है, जिसकी शरह तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा है? विच सार्क कंट्री हैज़ लार्जेस्ट लिटरेसी रेट,
द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। तो जनूबी एशिया के जो 7-8 मुमालिक हैं उनमें श्रीलंका ऐसा मुल्क है जिसमें लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी सबसे जो है वो ज़्यादा है। द नेक्स्ट, द वार्सा पैक्ट वाज साइंड ऑन मई 14, 1955, मई 14, 1970। वार्सा पैक्ट ये एक ट्रीटी है। वार्सा पैक्ट वाज साइंड ऑन, यानी वार्सा पैक्ट जो है उसके ऊपर कब दस्तखत किए गए, कब ये मुआहदा जो था वो तय पाया। द करेक्ट आंसर इज मई 14, 1955। तो ये 14 मई 1955 को जो है वार्सा पैक्ट पर जो थे वो साइन हुए थे। और वार्सा पैक्ट जो है इसको रशिया जो है USSR जो था वो लीड कर रहा था, और वार्सा जो है वो बेल्जियम का शहर है जहाँ पे इस मुआहदे के ऊपर जो है वो साइन हुए थे। द टर्म लिबरलिज्म comes from the Latin word liber और लेबर। ये लेबर के स्पेलिंग में गड़बड़ है, कंपोजिंग की यहाँ पे गलती है, इसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा और दुरुस्त स्पेलिंग लिखिएगा। द टर्म लिबरलिज्म कम्स फ्राम द लेटिन वर्ड। तो एक तो ये है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो ये है कि जो लिबरलिज्म है उसकी जो टर्म है लिबरलिज्म की वो लतीनी ज़बान के किस लफ्ज़ से जो है उसको ड्राइव किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो उसको पहले हम जान लेते हैं, फिर हम दूसरी बात भी इसमें करेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज लिबर, एंड लिबर मीन्स फ्री। लिबर मीन्स फ्री, आज़ाद, जिसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, रिस्ट्रिक्शन कोई ना हो। तो लिबर जो है वो इसका उससे अक्स किया गया है, यानी लिबरलिज्म इज ड्राइव्ड फ्राम द लेटिन वर्ड लिबर। तो इसमें दो हैं, एक तो आपने याद रखना है कि जो लिबर है वो लेटिन ज़बान का लफ्ज़ है, यानी लिबर का जो लफ्ज़ है वो लेटिन ज़बान से है, और दूसरा ये है कि लिबरलिज्म जो है डेट इज ड्राइव्ड फ्राम द वर्ड लिबर। जी नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है पेनिनसुला जो है वो कौन सा है, यूरोप, अरेबिया। द करेक्ट आंसर इज अरेबिया। नेक्स्ट देखते हैं, नाजी पार्टी ऑफ हिटलर केम इनटू पावर इन 1922, 1933। नाजी पार्टी ऑफ हिटलर, हिटलर का ताल्लुक जो है वो जर्मनी के साथ था। तो जर्मनी के अंदर जो है हिटलर की जो पार्टी थी, जो पॉलिटिकल उसकी पार्टी थी, डेट वाज कॉल्ड नाजी पार्टी। तो वो कब वजूद में आई थी, इन 1922 और 1933। द करेक्ट आंसर इज 1933। नेक्स्ट देखते हैं, ओपेक, OPEC स्टैंड्स फॉर, ओपेक बेसिकली एब्रीवेशन है, OPEC इसको पढ़ना चाहिए, आमतौर पे इसको ओपेक पढ़ा जाता है, तो इसको अलग अलग भी जो है वो पढ़ा जा सकता है। OPEC स्टैंड्स फॉर, तो आप कीजिएगा, गेस कीजिएगा, O फॉर एंड P एंड E एंड C। तो ओपेक बेसिकली क्या है, ये किस लफ्ज़ की या किस जो है अदारे की जो है वो एब्रीवेशन है। ये मशहूर है और हमारे यहाँ भी इसका जिक्र होता रहता है, दुनिया भर के अंदर जो है इसका जिक्र होता रहता है। तो बहुत मशहूर ये ऑर्गेनाइजेशन है। देखते हैं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। द नेक्स्ट है, द स्विस कनाल इज़ इन इजिप्ट, लीबिया। तो नहर स्वीस जो है, स्वीस कनाल जो है वो कहाँ पाई जाती है, इजिप्ट में, मिस्र में पाई जाती है, या फिर लीबिया में जो है वो मौजूद है। द करेक्ट आंसर इज, आपने यकीनन इसको गेस कर लिया होगा, तो देखते हैं क्या है, करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। तो नहर स्वीस जो है वो इजिप्ट में यानी मिस्र में जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन, द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन 1901, 1910। तो जो पहला नोबेल प्राइज था वो कब अवार्ड किया गया, द करेक्ट आंसर इज 1901। तो 1901 में जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज जो था वो अवार्ड किया गया था। द नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ
ये इसमें अल्फर्ट है ये बेसिकली, तो इसमें स्पेलिंग की थोड़ी सी गलती है, अल्फर्ट नोबेल। तो अब इसको नज़रअंदाज कीजिएगा और दुरुस्त इसको कीजिएगा। देखते हैं व्हाट वाज द नेशनैलिटी ऑफ अल्फर्ट नोबेल, यानी जो नोबेल था उसकी नेशनैलिटी क्या थी। ही वाज ए ब्रिटिश और स्वीडिश। तो द करेक्ट आंसर इज ही वाज स्वीडिश। तो जिसके नाम से जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो वो जो नोबेल बेसिकली एक शख्स का नाम है, तो उसका तल्लुक स्वीडन के साथ था। स्वीडन, वो स्वीडिश था। और 1901 में जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो था वो अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट है विच इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री। देयर आर टू ऑप्शंस, फ्रांस एंड अफगानिस्तान। उसमें आपने बताना है कि कौन सा मुल्क जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। सॉरी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा होता है। ऐसे ममालिक जो चारों अतराफ से खुश्की से घिरे होते हैं और उनकी कोई भी सरहद जो है, जो बैरूनी सरहद है, उनका कोई भी बॉर्डर जो है वो गर्म समुंदर से नहीं मिलता, उसके पास कोई समुंदर नहीं होता। तो ऐसे ममालिक जिनकी कोई भी सरहद समुंदर से नहीं मिलती, तो उन ममालिक को लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। तो इन दोनों में से अफ़गानिस्तान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी उसके पास कोई भी समंदर जो है वो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे और ममालिक हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड भी एक जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ये जो वस्त एशियाई रियासतें हैं जो रशिया से आज़ाद हुई, उनमें से वो भी जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज में शुमार होती हैं, ताजिकिस्तान जिस तरह है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री। द नेक्स्ट है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड इन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो फेमसली डेट इज़ नोन नाटो। नाटो नाटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड इन मार्च 4, 1949, अप्रैल 4, 1949। तो जो नाटो है, जो अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर चलने वाली जो बैनुल अक़वामी तंजीम है, जो खालस एक फ़ौजी और दफ़ाई तंजीम है, तो उसका क़याम कब अमल में लाया गया, अप्रैल 4 या मार्च 4? द करेक्ट आंसर इज़ अप्रैल 4, 1949। तो दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के फ़ौरन बाद जो है अमेरिका ने अपने हामियों के साथ मिलकर 4 अप्रैल 1949 को नाटो की बुनियाद रखी। और फिर इसके रद्द अमल में जो है 14 मई 1955 को जो है इस तंजीम के रद्द अमल में जो था रशिया, जो था, जो USSR था, उसने फिर वारसा पैक्ट की बुनियाद रखी थी। तो वारसा पैक्ट बेसिकली जो है वो नेटो के रद्द अमल में जो है वो वजूद में आने वाली एक बैनुल अक़वामी तंजीम है। याद रखिएगा, ये दोनों तंजीमें जो हैं, नेटो एंड वारसा पैक्ट, ये जो है वो फ़ौजी और दफ़ाई तंजीमें थी। नेक्स्ट है वॉल स्ट्रीट क्रैश एंड ग्रेट डिप्रेशन बिगिन इन USA। वॉल स्ट्रीट क्रैश एंड ग्रेट डिप्रेशन बिगिन इन USA, यानी USA के अंदर जो कसाद बाजारी है और जो वॉल स्ट्रीट जो क्रैश हुआ, जो वॉल स्ट्रीट के अंदर क्रैश आया, जो उनकी जो उनका मुआशी निज़ाम था और जो मुआशी बदहाली हुई और कसाद बाजारी हुई मुआशियात के अंदर जो है, तो USA के अंदर कब हुआ, इन 1919 और 1929। द करेक्ट आंसर इज़ 1929। नेक्स्ट है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज अनाउंस्ड बाय द USA प्रेसिडेंट इन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो है वो USA प्रेसिडेंट की तरफ से कब जो है वो अनाउंस हुआ, इन 1945 और 1947। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ट्रूमैन। ट्रूमैन बेसिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो रोजवेल्ट के बाद प्रेसिडेंट बने थे। तो उन्होंने जो है एक ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो था वो अनाउंस किया था। वो कब किया गया था, वो है, हाँ जी, इधर इधर ही इसका जवाब देख लेते हैं, 1947। तो 1947 को जो है ट्रूमैन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन अनाउंस किया था। नेक्स्ट है BBC इज़ ए, यानी BBC स्टैंड्स फॉर जो है ये भी एब्रीवेशन है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्राज़ील ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो BBC जो है स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन।
तो ये BBC जो है वो एक बरतानिया का न्यूज़ कास्टर जो है वो स्टेशन है, एक नशरियाती इदारा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। Originally, the House of Representatives of USA consisted of members. दोबारा देखिएगा, Originally, the House of Representatives of USA consisted of members. तो जब USA का क़याम अमल में आया इन 1789, तो जो पहला जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था, जो पहला ईवान नुमाइंदगान था, उसके मेंबरान की तादाद कितनी थी? अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है, डेट इज कॉल्ड कांग्रेस। देयर आर टू हाउसेस ऑफ कांग्रेस। द लोअर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज कॉल्ड सेनेट। तो सवाल ये है कि जब इन 1789 को जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो नाफिज किया गया और USA का क़याम अमल में लाया गया, तो जो पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था, अमेरिका का पहला जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके अरकान की तादाद कितनी थी? तो द करेक्ट आंसर इज 65। 65 जो है वो दुरुस्त जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्पाइल सिस्टम इन USA मीन्स हाई टैक्सेशन सिस्टम, चेंज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स विद द चेंज ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स। तो स्पाइल सिस्टम जो है ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर ये टर्म इस्तेमाल होती है, स्पाइल सिस्टम। तो स्पाइल सिस्टम क्या है? उसके दो ऑप्शन दिए गए हैं। हाई टैक्सेशन सिस्टम, क्या ये टैक्सों का कोई निज़ाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। द सेकंड ऑप्शन, चेंज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है कि जो जब कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट बनता है तो अपने ओहदे का वो जब वो हलफ ले लेता है, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर ये कल्चर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है बहुत से अहम ओहदों के ऊपर नए लोगों की तकर्री करता है और जो पुराने लोग होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो जब वो उस वक्त तक काम करेंगे जब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा। तो जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज होता है तो प्रेसिडेंट बहुत से अहम जो रियासती इदारे हैं उनके अंदर काम करने वाले जो आला सरकारी मुलाजमीन होते हैं वो उनको तब्दील कर देता है और अपनी पार्टी के अपने कारकुनों को वहाँ पे अपॉइंट करता है। जिन लोगों ने इलेक्शन के अंदर जो है उसको फंड्स दिए होते हैं, उसकी कंपेन चलाई होती है और उसको कामयाब कराने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया होता है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ऐसे लोगों को अहम मुद्दों के ऊपर फाइज करता है। तो ये अमेरिकन जो है पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। तो ये जो सिस्टम है ये इसको स्पाइल सिस्टम कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं उनको जैसे ही वो हलफ लेता है तो उसको वो पब्लिक सर्वेंट्स को जो उसकी पार्टी के लोग होते हैं, जो उसके हामी होते हैं, जो उसकी सोच और फिक्र को तस्लीम करते हैं, तो उनको ले जाता है ताकि इंतज़ामी अमूर को चलाने में किसी दुश्वारी का सामना जो है वो ना हो। वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई है लेकिन बहुत अहम किस्म के जो सवालात थे वो इसमें हमने डिस्कस किए हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आखिर में जो है ये पैगाम है कि आप जो है वो चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें। चैनल की ग्रोथ के लिए भी जो है वो आपको काम करना चाहिए। दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करें। और जो यहाँ पे वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको बताया है कि जब आप कोई MCQ पढ़ते हैं फिर उसका आपने जवाब जो देना होता है तो आप इसको YouTube के ऊपर जो है जवाब को लिखें ताकि चैनल जो है वो उसकी ग्रोथ भी हो सके और आपके लिए ये जो हम काविश कर रखे हैं इसका फ़ायदा जो है वो आपको पहुंचता रहे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।